हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से लर्न विद प्रीतम चौधरी। ये जो टॉपिक है उससे पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे लोगों से बोलती हूँ, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम कि इस टॉपिक में अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने जो कमेंट्स देखे थे उसके आधार पे मैंने साइंस में इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक को पहले चूज किया है। और भी जो हैं टॉपिक्स उन पे भी वीडियो बनाए जाएंगे। पहले आज जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक को देख लेते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले दो चीजें दिमाग में कर लीजिए। पहली चीज, आप भले ही साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, या आप कुछ भी मतलब अभी तक इस टॉपिक को नहीं पढ़ा हो बेसिक से, तो भी ये टॉपिक बहुत आसान है। बहुत ही सरल तरीके से, सारगर्भित तरीके से मैंने जो है इम्पोर्टेंट जितना भी डेटा है, इम्पोर्टेंट जितने फैक्ट हैं इसके बारे में जो कि वीडियो एग्जाम लेवल पे पूछे जा सकते हैं, उनको इंक्लूड किया है। साथ में जो इनसे संबंधित टर्म्स हैं उन टर्म्स पे भी मैं आपको साथ में समझाते हुए चलूंगी, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से इसी मोड पे इस वीडियो को देखते हुए साथ में याद करते हुए चलिए। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इंजीनियरिंग की एक पूरा सब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से जो चीजें होती हैं उन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके आसपास न जाने कितने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उपलब्ध हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप भले ही साइंस या किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप आसानी से इस टॉपिक को समझ लोगे, क्योंकि इसमें यूज होने वाली जो चीजें हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है जोड़ा भी सिलेबस में गया है, क्योंकि हम इसको हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा जो मटेरियल है जिससे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप के मटेरियल से बनते हैं, जो कि होता है सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। तो चालकता के आधार पे तत्वों को तीन भाग में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला है आपका कुचालक यानी कि इंसुलेटर, दूसरा है अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, और तीसरा है चालक। कुचालक और चालक और अर्धचालक, इन तीनों में इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो हमें पता है कुचालक के अंदर धारा का प्रवाह नहीं होगा, चालक में बहुत अच्छे से धारा का प्रवाह होगा, और अर्धचालक में है ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं बल्कि थोड़ी मात्रा में होगा। ये तो हमें लेमैन टर्म्स में पता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज, इलेक्ट्रॉनिक्स के आधार पे अगर हम देखें तो देखिए दो चीजें होती हैं। एक होता है चालन बैंड, एक होता है संयोजन बैंड। इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। यदि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप जो है ये एनर्जी लेवल होते हैं। एनर्जी लेवल क्या होते हैं? जब एक परमाणु होता है उसमें ये नाभिक होता है और चारों ओर उसके क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो इन एनर्जी लेवल्स को इस रूप में दर्शाएं तो देखिए दो एनर्जी लेवल्स जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के बीच में यदि गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, मैं क्या कह रही हूं यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यदि गैप ज्यादा हो इनके बीच में चालन बैंड और संयोजन बैंड में, तो वो होता है कुचालक। यदि ये गैप जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो वो होता है अर्धचालक। और यदि ये गैप हो ही नहीं, यानी कि दोनों के बीच में चालन बैंड और संयोजन बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप हो रखे हों, इस प्रकार से ओवरलैप हो रखे हों, कोई इनके बीच में गैप नहीं हो, आसानी से इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हों,
तो वो होता है सुचालक या चालक। एग्जाम्पल, कुचालक में लकड़ी, प्लास्टिक, यहाँ पे होते हैं, याद कर लीजिए यहीं के यहीं, सिलिकन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड। सिलिकन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन एक ही इसी पॉइंट से बनता है कि निम्नलिखित में से चालक, अर्धचालक या कुचालक के आधार पे कि कौन सा है कौन सा नहीं है। चांदी, लोहा आदि धातुएं जो हैं वो चालक होती हैं। देखिए, कुचालक के अंदर प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता क्या होती है? करंट को आगे जाने से रोकने में बाधक चीज होती है। करंट यानी कि धारा को प्रवाहित होने से रोकती है, उसको बोलते हैं पदार्थ की प्रतिरोधकता। तो कुचालक है तो प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है, 10 की घात 16 के लगभग होती है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है ओम मीटर, ये साइन ओम का होता है और ये मीटर का। अर्धचालक की होती है 10 की घात -1 से 10 की घात 7 यानी कि बीच की रेंज में, और चालक की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, 10 की घात -8 के लगभग होती है। आगे अब हम जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो हम अर्धचालक को और अच्छे से पढ़ लेते हैं। अर्धचालक पे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं उनको कवर कर लेते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, नैज अर्धचालक और अपद्रव्यी अर्धचालक। नैज अर्धचालक का मतलब होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अपद्रव्यी अर्धचालक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये होते हैं शुद्ध अर्धचालक। मान लीजिए एक सिलिकॉन का ब्लॉक लिया, सिलिकॉन का हमने ब्लॉक लिया और उसी के अंदर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, बाहर से कोई चीज हमने इसमें मिक्स नहीं की, तो ये हो गया शुद्ध अर्धचालक या नैज अर्धचालक यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और यदि किसी सिलिकॉन के ब्लॉक में मैंने बाहर से कोई इम्प्योरिटी या अशुद्धि मिक्स कर दी, इसकी चालकता बढ़ाने के लिए, किस चीज के लिए की मैंने? चालकता बढ़ाने के लिए, तो वो हो जाता है अपद्रव्यी अर्धचालक यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अशुद्ध होता है। यहाँ पे जो चालकता होती है वो तापमान पर निर्भर करती है। किस प्रकार से? देखिए, आपको मतलब एक थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ना, टेम्परेचर, तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? मोबिलिटी यानी कि मूव करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि तापमान में क्या होती है? ऊर्जा होती है उष्मा के रूप में, और वो इलेक्ट्रॉन को मिलती है। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ऊर्जा मिलती है, जस्ट लाइक अस, हमें कोई चीज ऊर्जा देती है तो हमें काम करने की क्षमता ज्यादा आ जाती है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन में भी क्या होती है? फिर मूव करने की क्षमता आ जाती है। तो तापमान के साथ में यहाँ पे क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, मूव करते हैं, तो चालकता बढ़ती है। यहाँ पे चालकता जो है वो जो अशुद्धि मिलाई गई है उसकी मात्रा पर निर्भर करती है। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चालकता तापमान पे और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चालकता जो है अशुद्धि की मात्रा पर निर्भर करती है। जो अर्धचालक होते हैं उनमें तापमान बढ़ाने पर चालकता में वृद्धि हम चर्चा कर चुके हैं। और यदि तापमान को बिल्कुल 0 कर दिया जाए, शून्य तापमान कर दिया जाए, फ्रीजिंग तापमान कर दिया जाए, तो कंडक्टेंस यानी कि चालकता 0 हो जाती है और अर्धचालक जो है वो कुचालक में परिवर्तित हो जाता है। अर्धचालकों की संयोजकता कितनी होती है? वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको मैं वन लाइनर क्वेश्चन बोलूंगी। अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है तो संयोजकता अर्धचालकों की कितनी होती है? 4 होती। संयोजकता का मतलब होता है एक परमाणु के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं? 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ये इसकी संयोजकता हो गई। अब हम बात करें कि प्रमुख अर्धचालक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक नहीं है। नहीं है पूछा है तो आपको कौन कौन से अर्धचालक हैं ये पता होना चाहिए। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम और आर्सेनिक, ये जो हैं प्रमुख अर्धचालक हैं 4। नेक्स्ट आपका
जब हम ऊर्जा के वितरण लेवल की बात कर रहे थे तो एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, फर्मी डिराक ऊर्जा वितरण रिलेशन इसको कहते हैं। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, एफ ई इक्वल्स टू 1/e⁻e - EF। ये जो आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसका मीनिंग समझा देती हूँ मैं आपको, याद आप मुझे पता है बिल्कुल कर लेंगे। यदि इसकी वैल्यू 1/2 निकल के आती है, किस पे? तापमान जब 0 से ऊपर हो, तो इसका मतलब वो जो ऊर्जा का स्तर होगा इलेक्ट्रॉन का, वो फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाता है। यानी कि इस ऊर्जा स्तर को फर्मी ऊर्जा स्तर कहेंगे जब इसकी वैल्यू के आधार पर इसकी पूरे की गणना की गई और वैल्यू आई निकल के इसकी पूरी गणना की 1/2, तो वो ऊर्जा स्तर आपका फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाएगा। अब आते हैं अपद्रव्यी अर्धचालक यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अपद्रव्यी अर्धचालक भी दो प्रकार के होते हैं। किस आधार पे? उनमें मिलाई गई अशुद्धि के आधार पे। कौन से प्रकार की अशुद्धि मिलाई गई है उस आधार पे। एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। एन टाइप की अगर हम बात करें, यदि आवर्त सारणी के पंचम वर्ग के तत्व जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इसको यदि अशुद्धि के तौर पे सिलिकन या जर्मेनियम में मिलाएंगे तो सिलिकन और जर्मेनियम जो है एन टाइप के सेमीकंडक्टर में तब्दील हो जाएंगे। इसी के तरह यदि तृतीय वर्ग के तत्व को यदि अशुद्धि के रूप में मिलाया जाएगा सिलिकन जर्मेनियम में, तो सिलिकन जर्मेनियम जो है पी टाइप के सेमीकंडक्टर में बन जाएंगे। इसी को, इसकी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक का, थोड़ा सा और एलोबरेट करके इसको देख लेते हैं। पी टाइप जो सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पे मिलाई गई अशुद्धियां कौन सी हैं? एकदम याद कर लेना है यहाँ पे एज इट इज। कौन सी अशुद्धि थी? फिफ्थ वर्ग की। फिफ्थ वर्ग में कौन कौन से आते हैं? बचपन में आवर्त सारणी याद की थी तो उसमें मैंने याद किया था, पांचवें में आते हैं नहीं थे ऐसे सभी जो है बियर। इसमें नहीं पीते ऐसे सभी बियर जो है फिफ्थ वर्ग के, इसमें से अशुद्धियां कौन सी मिलाई जाती हैं? सारी की सारी नहीं मिलाई जाती। फोस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी यानी कि एसबी, ये तीनों अशुद्धियां यदि मिला देंगे किसमें? सिलिकन या जर्मेनियम में, ये सेमीकंडक्टर है, तो ये क्या बन जाएगा? पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है। और यदि अशुद्धियां आपका, ओके यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये जो बनेगा आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। और इसके विपरीत यदि हम बोरोन और इंडियम, यहाँ पे पी कीजिएगा, यहाँ पे एन, यदि बोरोन, इंडियम और गैलियम इनको यदि मिला दे हम, तो ये होती है आपकी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो ये आपका बनता है पी टाइप का और ये बनता है आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर। इनमें क्या होता है आपको याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और ये देने की क्षमता रखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को दान करने की क्षमता रखते हैं, तो इनको बोला जाता है दाता अशुद्धि, डोनर इम्प्योरिटी। इलेक्ट्रॉन दान दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, आवेश कौन सा होता है? नेगेटिव। तो इस वजह से क्या होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज रहता है, तो नेगेटिव की वजह से इनको कहा जाता है एन टाइप के सेमीकंडक्टर। इसके विपरीत यहाँ पे थ्री वैलेंसी वाला तृतीय संघ के जो बोरोन, इंडियम और गैलियम है, ये मिलाएंगे तो एक होल रह जाता है। चार चाहिए होते थे हमें, चार में से तीन ही अवेलेबल है, तो एक खाली रह गया। तो यहाँ पे क्या है, खाली जगह है, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी हो गई। तो इस वजह से यहाँ पे होता है पॉजिटिव आवेश और पी टाइप का, पी से आता है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। चालन अपवाह द्वारा होता है और विसरण द्वारा होता है।
दो प्रकार से चालन होता है। यहाँ पे भी आसानी से क्वेश्चन बन सकता है, बनाना चाहे तो, कि चालन किस किस विधि से होता है। अपवाह द्वारा का मतलब होता है बाय ड्रिफ्ट, विचरण द्वारा होता है डिफ्यूजन। अपवाह का मतलब होता है यदि देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे बाहर से कोई फील्ड लगाया जाए, यानी कि विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, फोर्स लगाया जाए बाहर से, और उसके प्रभाव में ये आगे बढ़े, यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुदिश यदि बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो होता है अपवाह द्वारा। और इसके अतिरिक्त मान लीजिए एक है सेमीकंडक्टर, और यहाँ पे इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा है और यहाँ पे कम है, खाली है, तो ज्यादा सांद्रता से, यानी कि इस प्रकार से, ऐसे मान लीजिए कि एक बड़ा बीकर है, एक छोटा बीकर, एक खाली बीकर है, एक भरा हुआ बीकर है। भरे हुए बीकर को यदि खाली बीकर से कनेक्ट कर देंगे तो पानी जो है भरे हुए से किसकी तरफ जाएगा, खाली की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी की सांद्रता ज्यादा है, खाली में जगह है, तो ये इधर जाना चाहेगा। यही चीज इसमें होती है, यहाँ पे ज्यादा मात्रा में उपस्थित है तो ये कम मात्रा की तरफ जाएंगे, तो ये होती है विसरण विधि। तो दो प्रकार से चालन होता है। प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण एवं उनके उपयोग, ये वो सेक्टर है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे। इसके बाद में जो हमने अर्धचालक पढ़ा उसके बाद में देखिए मैंने वो ही इम्पोर्टेंट उपकरण और उनका जो है सारांश इंक्लूड किया है जो मुझे लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज तो मैंने जैसे कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में एक ब्रांच है, बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो चीजें मैंने इंक्लूड की है। सबसे पहला है डायोड, पी एन डायोड। पी और एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर जो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव उन दोनों को मिला करके बनता है। इसका सिंबल होता है ये इस प्रकार से, एक ही दिशा में करंट संचारित करते हैं, यानी कि इसका उपयोग क्या होता है, एक ही दिशा में करंट प्रवाहित करना, यूनिडायरेक्शनल करंट देना। ये अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा को डायरेक्ट करंट यानी कि एक दिश धारा में बदलता है। तो यहां से भी क्वेश्चन हो सकता है कि डायोड का प्रयोग क्या है, तो ये दो प्रयोग हमने देख लिए। बायसिंग क्या होती है, बायसिंग होती है डायोड को सर्किट में किस प्रकार से जोड़ रहे हैं। एक सर्किट है, एक परिपथ है, उसमें डायोड को उसके बीच में किस प्रकार से जोड़ा गया है। किस प्रकार से मतलब ये है कि सर्किट में यदि डायोड की पी साइड को पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी से जोड़ा और एन साइड को बैटरी की नेगेटिव साइड से जोड़ा, तो इस प्रकार की बायसिंग को कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, अग्रदिशिक बायसिंग। और यदि पी साइड को बैटरी की नेगेटिव से अपोजिट जोड़ दिया और एन को बैटरी की पॉजिटिव, अपोजिट हो गया, एन को नेगेटिव याद किया था हमने, तो क्या होगा, ये रिवर्स बायसिंग, पश्च दिशिक हो गया, उल्टा हो गया। अब ये हम पढ़ेंगे डायोड के प्रकार, कौन कौन से डायोड होते हैं। डायोड के जो प्रकार हैं वो अपने उपयोग के आधार पे होते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा उपयोग। सबसे पहले लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी, वही एलईडी जो हम अपने घरों में प्रयोग में लेते हैं, विभिन्न प्रकार की एलईडी लाइट। फॉरवर्ड बायस के अंदर ये काम करती है। फॉरवर्ड बायस कौन सा था, अभी बताया था, पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से, एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से, ये होती है फॉरवर्ड या अग्रदिशिक बायसिंग। विद्युत एनर्जी को लाइट या प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करता है, इसका सिंबल होता है ये प्रकार से, जो कि लाइट छोड़ रहा है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है लाइट इमिटिंग डायोड कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। लाइट इमिटिंग डायोड विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन से बायस में, फॉरवर्ड बायस में। जीनर डायोड, जीनर डायोड का सिंबल ये होता है, जीनर डायोड में याद रखने के लिए जेड बन जाता है, ये याद रख लीजिए। ये किस में काम करता है, पश्च दिशिक बायसिंग में काम करता है। वोल्टेज की मात्रा को कंट्रोल करने में
प्रयोग में लिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वोल्टेज की मात्रा को एक परिपथ में कंट्रोल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डायोड प्रयोग में लेंगे। ऑप्शन ए एलईडी, जीनर डायोड, बाकी और भी जो डायोड हम पढ़ेंगे टनल डायोड, इस प्रकार से। तो वोल्टेज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जीनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड जो है जीनर डायोड इस प्रकार से था, तो इसमें नीचे एस बना दीजिए, एस। तो ये हो गया शॉटकी डायोड। इसमें धातु का अधिक प्रयोग किया जाता है जिनर डायोड से, और ये हाई फ्रीक्वेंसी अधिक आवर्ती पर कार्य कर सकता है। यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के जिनमें अधिक आवर्ती पे कार्य करवाना हो, तो उनमें कौन सा डायोड प्रयोग में लेंगे, शॉटकी डायोड लेंगे। जैसे कि स्विच में प्रयोग करवाना हो वहां पे। लेजर डायोड, लेजर डायोड के अंदर क्या होता है, ये एलईडी का ही एक प्रकार होता है। लेकिन एलईडी में जैसे कि हमें पता है एलईडी लाइट विभिन्न प्रकार की होती है। ग्रीन कलर का भी प्रकाश आता है, लाल रंग का आता है, ब्लू कलर का। एलईडी में जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार की आती हैं। जबकि लेजर में क्या होता है, एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है, कोई भी एक। तो एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट यदि लेनी हो तो लेजर लेंगे, अदरवाइज एलईडी प्रयोग में करेंगे। फिर आता है वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये संधारित्र यानी कि कैपेसिटर की वैल्यू को बदल सकने में कार्य करता है। कैपेसिटर जो होता है वो ऊर्जा को स्टोर करने का काम करता है, और डायोड के माध्यम से यदि ये कार्य किया जाए तो वो वैरेक्टर डायोड होता है। नेक्स्ट आता है पिन डायोड। पिन जो शब्द है वो पी टाइप का इंट्रिंसिक यानी कि नैज सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर, तीनों को मिला करके बना हुआ डायोड है। इसके द्वारा धारा को किसी भी दिशा में भेज सकते हैं। क्यों, याद कीजिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो नॉर्मल डायोड होगा पी और एन, ये धारा को एक ही दिशा में भेज सकता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। लेकिन मान लीजिए कि मेरा एक परिपथ है, तो इस परिपथ के अंदर मुझे क्या करना है, इस दिशा में भी धारा भेजना चाहती हूँ, और आपका मैं इसके अपोजिट इसमें भी कभी कभी भेजना चाहती हूँ। तो उस स्थिति में मैं पिन डायोड का प्रयोग कर सकती हूँ, ये दोनों दिशाओं में धारा भेज देगा। नेक्स्ट आता है फोटो डायोड। फोटो डायोड जो हमारे सोलर सेल्स में काम में लेते हैं, ये का साइन ये है, यानी कि प्रकाश की ऊर्जा गिर रही है डायोड पे, प्रकाश गिर रहा है और इससे डायोड में विद्युत उत्पन्न हो रही है। और एलईडी में क्या था, विद्युत से प्रकाश उत्पन्न हो रहा था। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में कर रहा था। साइन से भी आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे प्रकाश ऐसे गिरेगा इस वाले सिंबल में। टनल डायोड, टनल डायोड जो होता है ये स्विचिंग में काम में आता है, यानी कि जल्दी जल्दी कोई चीज को ऑन ऑफ करना हो तो वहां पे टनल डायोड का प्रयोग करते हैं। होल प्रभाव का संबंध, होल इफेक्ट का संबंध जो है अर्धचालक यानी कि डायोड से होता है। इसके अंदर एक नियतांक होता है RH, उसको होल नियतांक कहते हैं। होल प्रभाव होता क्या है, ध्यान से सुनिए। इसमें एक दिशा में विद्युत धारा और एक दिशा जो कि विद्युत धारा के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पे हो, चुंबकीय क्षेत्र यदि लगाएंगे, यानी कि इस दिशा में विद्युत धारा है और इस दिशा के अंदर यदि चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर कौन सी दिशा हो गई, ये पेन वाली दिशा। तो पेन वाली दिशा में क्या हो जाएगा, आवेश प्रवाह होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा दोनों के लंबवत। इस प्रभाव को कहते हैं होल प्रभाव। अब काम की चीज क्या है, इससे काम की चीज ये है कि इससे क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं। इससे आवेश वाहक की परिवर्ती पता कर सकते हैं। यदि RH फैक्टर पॉजिटिव है तो दैट मीन्स उस पदार्थ में होल ज्यादा है। होल कौन से में थे, होल थे आपके P टाइप के अंदर। यदि RH नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी कि N टाइप का सेमीकंडक्टर है। आवेश वाहकों की
संख्या को पता किया जा सकता है, आवेश वाहकों की गतिशीलता को भी पता किया जा सकता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा डायोड के बाद में आता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को कहते हैं दिष्टकारी। रेक्टिफायर का काम होता है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करना, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा को दिष्ट वोल्टता या धारा में कन्वर्ट करना। दो प्रकार के होते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कितने डायोड का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें एक डायोड का प्रयोग किया जाता है और अधिकतम दक्षता एफिशिएंसी जो होती है वो 40.6% ही होती है, यानी कि 100 में से 40% ही जो है एसी को ये डीसी में कन्वर्ट कर पाता है, 60% वेस्टेज हो जाता है। ये है इसका मतलब, 60% वेस्ट हो जाता है। कैसे वेस्ट हो जाता है, 60% में फिर भी क्या रह जाते हैं, रिपल फैक्टर्स। हमें पता है अल्टरनेटिंग करंट जो है वो इस प्रकार होती है और दिष्ट धारा यानी कि डीसी डायरेक्ट करंट इस प्रकार होती है। अब इसके अंदर भी यदि इस प्रकार से फ्लक्चुएशंस यानी कि ऊपर नीचे जो होते हैं इनको बोलते हैं रिपल्स, रिपल फैक्टर बोलते हैं। यदि ये प्रेजेंट होंगे तो ये कंप्लीटली दिष्ट धारा नहीं बनी, तो इसका रिपल फैक्टर होता है, याद करना आसान है, 1 2 1। और हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, ये एक प्रत्यावर्ती धारा है तो इसका सिर्फ आधा हिस्सा पॉजिटिव पॉजिटिव वाला ही क्या करेगा, दिष्ट धारा में कन्वर्ट करेगा। इसके विपरीत इसका दूसरा भाई जो है वो कौन सा है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर। ये क्या करेगा, पूरी वेव को ही क्या कर देगा, यूनिडायरेक्शनल पॉजिटिव पॉजिटिव कर देगा। इसकी अधिकतम दक्षता 81.2 हो गई, यानी कि अब जो है 20% ही वेस्टेज हो रही है, 81.2% अच्छे काम हो रहे हैं। रिपल फैक्टर जहाँ पे इतना ज्यादा था 1.21, यहाँ पे हो गया 0.48, यानी कि इसमें भी कितने रिपल्स हैं, 0.48%। कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हैं उनकी हम बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो उसमें पहला है आपका प्रतिरोध यानी कि रजिस्टर। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू निकालनी यदि हो तो R इक्वल्स टू होता है वोल्टेज अपॉन में करंट, इसकी यूनिट होती है रेजिस्टेंस की ओम तरीके से निर्देशित की जाती है। श्रेणी क्रम में यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, श्रेणी क्रम का मतलब होता है ये एक परिपथ है, इसमें इस प्रकार से जो है रेजिस्टेंस लगा हुआ हो और उसमें यदि R1 R2 R3 का एक कंबाइंड रेजिस्टेंस यदि हमें पता है कि ओवरऑल कितना निकालना है तो वो होता है इनका सिंपल एडिशन। और इसकी बजाय यदि पैरेलल, पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में होते हैं इस प्रकार से एक दूसरे के समानांतर जो है कनेक्ट हो रखे होते हैं R1 R2 और R3। यहाँ पे इस पथ के अक्रॉस ओवरऑल एक प्रतिरोध निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2, जहां तक भी है 3 तक है तो 3 तक लेंगे। इंडक्टर का मतलब होता है प्रेरक, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊर्जा का चुंबकीय क्षेत्र में के रूप में जो भंडारण करता है। ये देखिए बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडक्टर और कैपेसिटर, प्रेरक और संधारित्र। इंडक्टर यानी कि प्रेरक जो है वो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा के रूप में स्टोर करता है, जबकि कैपेसिटर यानी कि संधारित्र जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को विद्युत आवेश के रूप में स्टोर करता है। आई रिपीट, इंडक्टर विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा, कैपेसिटर विद्युत ऊर्जा को आवेश, विद्युत आवेश के रूप में। यहीं पे लिखा है इंडक्टर भी है वो जस्ट लाइक रजिस्टर की तरह ही होता है, श्रेणी के अंदर ऐड कर देंगे, समानांतर में इस प्रकार से कर देंगे। नेक्स्ट जो है आपका है कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। संधारित्र में क्या होता है, दो मेटल की प्लेट होती है, कैसे बनाया जाता है, चालक होती है और इनके बीच में कोई एक विद्युत रोधी को भर देते हैं
अब इसमें जब करंट प्रवाहित की जाती है तो विद्युत रोधी को पार नहीं कर पाती, तो वो जो विद्युत होती है वो विद्युत आवेश के रूप में यहाँ पे आ जाती है। तो विद्युत ऊर्जा जो है स्थिर विद्युत आवेश के रूप में संचय हो जाती है। यहाँ पे इसमें से डीसी धारा नहीं बह सकती, यानी कि डिस्च धारा या डायरेक्ट करंट जो है वो कैपेसिटर में से नहीं बह सकता, उसमें से पास नहीं हो सकता परिपथ में। इसमें अपोजिट होता है इन दोनों के श्रेणी क्रम में जो है फॉर्मूला, उनके जो पैरेलल में था वो यहाँ पे श्रेणी में हो जाता है, और यहाँ पे इनके श्रेणी में था वो यहाँ पे समानांतर यानी कि पैरेलल का फॉर्मूला बन जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि संधारित्व निकालने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फिल्टर। फिल्टर जो है वो रिपल्स को हटाने वाला, हमने देखा था जो दिष्टकारी था रेक्टिफायर वो क्या कर रहा था, कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रिपल्स रह रहे थे। अब जो है हमें कंप्लीटली डीसी धारा चाहिए तो उन रिपल्स को हटाना पड़ेगा, तो उसको हटाने का काम करता है फिल्टर। जैसा कि इसका नाम है, इनपुट में अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा दी किसको, रेक्टिफायर को, तो यहाँ पे आउटपुट आया डीसी यानी कि दिष्ट धारा, लेकिन उसमें प्रेजेंट है रिपल्स, यानी कि जो उसमें फिर भी एसी की मात्रा प्रेजेंट है प्रत्यावर्ती धारा की, तो फिल्टर से गुजारा तो स्मूथ डीसी मिल गई, एक दिष्ट धारा मिल गई, और इसको बोलते हैं मिश्रण करना, तो हिंदी में ये बोलते हैं। नेक्स्ट ये क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, आपको इनकी फंक्शनिंग याद नहीं करनी है, इतना गहराई में नहीं जाना, बस हमें फिल्टर के टाइप पता होने चाहिए, कौन कौन से नाम हैं। पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर यानी कि कैपेसिटर सेंट, एल अनुभाग फिल्टर, श्रेणी प्रेरक व सीरीज इंडक्टर फिल्टर, और पाई अनुभाग फिल्टर यानी कि पाई सेक्शन फिल्टर। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है बीजेटी। बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी जो है वो हम एक तरीके से याद करने से क्या बना सकते हैं, दो टाइप के डायोड, दो डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया, इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया तो क्या बन जाता है, उन दो डायोड को कनेक्ट करने से ट्रांजिस्टर बन जाता है। तो ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, दो टाइप के होते हैं। एक होता है इसमें इमीटर, बेस और कलेक्टर। इमीटर होता है ये मीडियम साइज का होता है, बेस का जो साइज होता है वो सबसे छोटा होता है, और आपका जो कलेक्टर है इसका साइज सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एक ट्रांजिस्टर के अंदर एरिया वाइज सबसे ज्यादा जो है एरिया कौन से का होता है, तो एरिया सबसे बड़ा होता है कलेक्टर का, और सबसे छोटा होता है बेस का, बीच वाले का। अब अशुद्धि की बात यदि हम करें तो एन टाइप में हाईएस्ट अशुद्धि मिक्स की जाती है, और बी यानी कि बेस होता है इसमें सबसे कम अशुद्धि मिक्स की जाती है। इसका आविष्कार जो है वोल्टर एच ब्रांते और जॉन बार्दिन ने 1948 में किया था। उपयोग क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, धारा या वोल्टेज को रेगुलेट करने और स्विच की तरह कार्य करने में। 3 प्रकार के होते हैं ये, 3 प्रकार इनके विन्यास के आधार पे होता है। विन्यास का मतलब होता है इसको परिपथ में, विद्युत परिपथ में किस प्रकार से कनेक्ट किया गया है। मान लीजिए उभयनिष्ठ आधार विन्यास है तो इसको बोलते हैं कॉमन बेस। उभयनिष्ठ उत्सर्जक, इमीटर को क्या बोलते हैं, उत्सर्जक बोलते हैं, और बेस को बोलते हैं आधार, और जो आपका कलेक्टर होता है संग्राहक। तो यदि इसको कॉमन करके परिपथ में जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, कॉमन इमीटर, कॉमन उत्सर्जक यानी कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक हो जाएगा। बीच वाले बेस को, आधार को जोड़ दिया जाए तो उभयनिष्ठ आधार विन्यास हो जाएगा, और उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। इस आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। अब तीनों का ही अपना अपना प्रयोग होता है। जो उभयनिष्ठ आधार वाला होता है ये कम रेजिस्टेंस, R4 यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यानी कि प्रतिरोध, कम प्रतिरोध से ज्यादा प्रतिरोध वाले स्रोत। मान लीजिए दो, अब देखिए कोई परिपथ होता है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम क्या है, आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में बहुत सारे कंपोनेंट कनेक्टेड हैं,
तो एक जो कंपोनेंट है उसका कम प्रतिरोध है और दूसरे का ज्यादा प्रतिरोध है, तो कम प्रतिरोध से ज्यादा प्रतिरोध वाले स्रोत का सुमिलन करना हो, उन दोनों को एक के बाद एक कनेक्ट करना हो, तो बीच में कौन सा ट्रांजिस्टर लगेगा? वो बेनिस्ट आधार विन्यास वाला। यदि आपको सबसे उपयोगी कौन सा होता है? कॉमन इमीटर। इसमें करंट, पावर और वोल्टेज तीनों के तीनों क्या होते हैं? बढ़ के आते हैं, यानी कि इनपुट में जितनी पावर देंगे आउटपुट में उससे ज्यादा ही पावर मिलेगी। यानी कि लाभ करने के लिए, बढ़ाने के लिए यदि ऐसा चाहिए तो हम ये वाला ट्रांजिस्टर प्रयोग में लेंगे। और कॉमन कलेक्टर होता है, ये ज्यादा प्रतिरोध वाले स्रोत को कम प्रतिरोध वाले स्रोत से कनेक्ट करना हो, उल्टा, फर्स्ट वाले का उल्टा, तब हम करते हैं कॉमन कलेक्टर वाला कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट आपका आता है इंस्ट्रूमेंट प्रवर्धक यानी कि एम्पलीफायर। इसको खोज की थी ले डे फॉरेस्ट ने। ये अलग अलग है, ली डे फॉरेस्ट नाम इस प्रकार से है। ये पावर सिग्नल की बढ़ाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। पावर कैसे बढ़ा सकते हैं? दो तरीके से। पावर होती है P इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। या तो आप वोल्टेज बढ़ा दीजिए तो भी पावर बढ़ जाएगी, चाहे तो आप करंट बढ़ा दीजिए तो भी पावर बढ़ जाएगी। तो एम्पलीफायर का काम होता है परिपथ में पावर बढ़ाने के लिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब आता है दोलित्र यानी कि ओसिलेटर। इसका उपयोग जो है वो कंटिन्यूअस अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती धारा जो है उसको उत्पन्न करने के लिए होता है। यानी कि अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे? इनपुट में बाहर से प्रत्यावर्ती धारा को डाल रहे थे, विभिन्न विभिन्न में अलग अलग कार्य कर रहे थे। ये भाई साहब जो हैं दोलित्र यानी कि ओसिलेटर, ये खुद से ही उत्पन्न कर देते हैं, खुद से ही क्या कर देते हैं? प्रोड्यूस करते हैं प्रत्यावर्ती धारा को, अल्टरनेटिंग करंट को। तो इंस्ट्रूमेंट एल यानी कि इंडक्टर, प्रेरक, और कैपेसिटर यानी कि संधारित्र के प्रयोग से ये बनाया जाता है। यानी कि एल और सी से बनता है ओसिलेटर। बाह्य संकेत एक्सटर्नल इनपुट नहीं देते हैं। मैंने कहा खुद से उत्पन्न करता है, बाहर से कोई इनपुट नहीं दिया जा रहा। तो ये क्या हो गया? सेल्फ एक्टिव सर्किट हो गया, खुद से एक्टिव सर्किट यानी कि परिपथ हो गया। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फेट यानी कि जॉइंट, तो यहाँ पे संधि फेट हो गया, ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और दूसरा होता है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। देखिए थोड़ा सा ब्रीथ इन कीजिए, ब्रीथ आउट कीजिए, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा टॉपिक ऐसा है, लेकिन मुझे पता है साथ में ही एक चीज कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। आपको वीडियो एग्जाम निकालना ही है, निकालना है। तो हम एक भी टॉपिक को नहीं जाने देंगे जो कि हमारे सिलेक्शन में काम में आ रहा है। सो आई एम डूइंग माई एफर्ट्स। तो आप भी उतनी ही जो है ऊर्जा के साथ में इसको याद कीजिए साथ में और लगे रहिए। तो बैक टू टॉपिक, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। ये फेट दो टाइप के होते हैं, एन चैनल और पी चैनल। मैं इस प्रकार से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको इनकी बहुत ज्यादा पीछे की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस सिंपली यही चीजें डायरेक्टली याद करने की जरूरत है और इन्हीं पे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये दो प्रकार के कौन से होते हैं? चैनल के आधार पे, यानी कि इसमें जो प्रवाह क्षेत्र होता है चैनल, उस पे एन चैनल और पी चैनल। अब जो फेट होता है एक, और एक होता है मोसफेट। क्या बोलते हैं इनको? बोलने का तरीका होता है फेट और मोसफेट। फेट जो है ये नॉइज फैक्टर कम होता है, यानी कि ये जो परिपथ होता है उसमें नॉइज यानी कि जो डिस्टोर्शन होता है सिग्नल का, सिग्नल को खराब करने का जो काम है वो बहुत कम करता है, नॉइज बहुत कम होता है। थर्मल स्टेबिलिटी, उसमें स्थायित्व अधिक होता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जो कि गर्मी वाले क्षेत्र में उसको काम करना होगा। मान लीजिए कोई फैक्ट्री में काम करना है, वो फैक्ट्री के अंदर सेंसर है। अब सेंसर को फैक्ट्री में टेम्परेचर ही मापना है, तो वो क्या कर रहा है? हाई टेम्परेचर पे काम कर रहा है,
तो वहां पे किसकी जरूरत हो गई, JFET की हो गई, क्योंकि ये थर्मली स्टेबल है, उसमें ये स्थायित्व है। इसका प्रयोग किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाने में, आईसीज बनाने में। आज की दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, सब में क्या है, आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो वहां पे बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो ये सारा सब कुछ है आपका JFET के बारे में। अब बात कर लेते हैं मोसफेट। मोसफेट जो होता है ये भी एक प्रकार का क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर ही है। जो ट्रांजिस्टर एनपीएन पढ़े थे उसी की ही मॉडिफाइड रूप है और एडवांस रूप है ये। तो ये ई टाइप का मोसफेट होता है और डी टाइप का होता है। ई टाइप का मतलब होता है संवर्धी विधा, एनहेंसमेंट मोड, और डेप्लेशन मोड होता है अवक्षय, डी फॉर डेप्लेशन और ई फॉर एनहेंसमेंट। एक स्विच की तरह प्रयोग करते हैं, स्ट्रीट लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने में जैसे प्रयोग किया, ये एक एग्जांपल है। तो इस प्रकार से जो है मोसफेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बहुत ही जनरल जो है हम हमारी लाइफ में सुनते रहते हैं, एक होता है कन्वर्टर, एक होता है इन्वर्टर। कन्वर्टर और इन्वर्टर, इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, आने को तो, क्योंकि कन्वर्टर क्या करता है, ये प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को शिफ्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, जबकि इन्वर्टर इसका अपोजिट करता है, इसका विपरीत करता है। ये दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट करता है। कन्वर्टर जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने वाले, डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करने वाले, डिजिटल से डिजिटल में कन्वर्ट करने वाले। एनालॉग और डिजिटल में क्या अंतर होता है, देखिए ये जो सिग्नल है जो कि कंटिन्यूअसली अपनी वैल्यू चेंज कर रहा, अपनी दिशा भी चेंज कर रहा है, ये होता है एनालॉग सिग्नल होता है। और यदि कोई पर्टिकुलर वैल्यूज यदि कोई ले रहा है सिग्नल, तो ये होता है आपका पोजीशन के आधार पर डिजिटल सिग्नल। तो इसी आधार पे मैंने ये एनालॉग और डिजिटल शब्द यूज किए हैं। इन्वर्टर होता है स्क्वायर वेव और क्वासी वेव, 2 प्रकार के इन्वर्टर होते हैं। इसका प्रयोग ज्यादातर जैसे कि वेल्डिंग करने में हो गया, और इसका घरों में बिजली ना होने पे हम हमारे घरों में क्या लगाते हैं, इन्वर्टर बैटरी लगाते हैं। इन्वर्टर बैटरी क्या करती है, जब बिजली होती है तो वो चार्ज कर रही होती है। चार्ज कैसे कर रही होती है, उसमें एसी करंट जो है समाहित हो रही होती है डीसी के रूप में, और जैसे ही लाइट चली जाती है, पावर चली जाती है, तो वो उसी डीसी को जो कि उसके अंदर स्टोर हो गई थी डायरेक्ट करंट की फॉर्म में, वापस से एसी में कन्वर्ट करके घर में परिपथ में प्रवाहित कर देती है। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का बादशाह। माइक्रो प्रोसेसर जो है इसको सूक्ष्म प्रक्रमक भी बोलते हैं। ये एक ऐसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, कौन से टाइप की है, डिजिटल और एनालॉग में से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति या उपकरण है जो लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। एक साथ लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर जो हैं, ट्रांजिस्टर कौन से वाले, एनपीएन और पीएनपी, जिनके 3 विन्यास थे, कॉमन इमिटर, उबेनिस्ट उत्सर्जक वाला, उनकी बात कर रही हूं मैं। और जो जेफेट और मोसफेट, इन सब की लाखों की संख्या में एक चिप पे इनको रख के जो तैयार की जाती है प्रोग्रामिंग के साथ में डिजिटल डिवाइस, उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ये सीपीयू की तरह काम में लिया जाता है। भारत का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहीं पे याद कर लेना है। भारत का खुद का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर वो अभी रिसेंटली आया था, 1-2 साल में, शक्ति नाम है। आईआईटी चेन्नई बोल दें चाहे आईआईटी मद्रास बोल दें, क्योंकि चेन्नई का ही दूसरा नाम है मद्रास, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, शक्ति माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेसर की जो क्षमता है वो किस में मापी जाती है, गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, बहुत हाई होती है। प्रोसेसर का विकास सबसे पहले जो है
इंटेल ने 404 नाम से निकाला, फिर इंटेल का जो है 808 नाम से 1974 में आया, फिर आपका 8086 जो कि सबसे पॉपुलर है 16 बिट का 1978 में, और इंटेल 386 32 बिट का 1990 में आया। ये बस आपको इस प्रकार का डेटा ही याद कर लीजिए। माइक्रो प्रोसेसर के नाम हैं 404, 4004, 8008, ये माइक्रो प्रोसेसर के नाम है डिफरेंट जनरेशन्स के हिसाब से। 10वां जो हमारा आता है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि अभी तक जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े उन सबको एकीकृत कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो जो चीज बनेगी, एक चिप बनेगी, उसको कहते हैं एकीकृत परिपथ। एकीकृत परिपथ में डायोड भी होते हैं, ट्रांजिस्टर भी होते हैं, अन्य जेफेट मोसफेट सब कुछ उसमें आ जाता है, और ये किसी पर्टिकुलर कार्य को फिर संपन्न करते हैं। ऐसी चिप इसमें बहुत ज्यादा संख्या में ट्रांजिस्टर मोसफेट एक्सेट्रा लगे हुए हों, उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। यह अर्धचालक की बनी होती है। एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट, और एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का मिक्स्ड भी होता है। देखिए साइज के आधार पे जो है इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर आईसी को 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला है स्मॉल स्केल, यानी कि छोटे आधार के, तो उसमें होते हैं 3 से 30 चिप या गेट होते हैं। वो मीडियम में होते हैं 30 से 300 की संख्या में। लार्ज में होता है लार्ज स्केल, एलएसआई बोलते हैं, 300 से 3000, और वेरी लार्ज होता है 3000 से ज्यादा। और अब तो यूएलएसआई भी आ गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल, उसमें और भी ज्यादा होते हैं, 30,000 से भी ज्यादा की संख्या में गेट्स होते हैं। तो ये जो है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट के टाइप होते हैं, उनके साइज के आधार पे ये होते हैं, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के आधार पे। और ये मैंने बताया कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता क्या है। आपने सभी ने अपने जो है कंप्यूटर में देखा होगा, एक मदरबोर्ड होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रीन कलर का सा क्या होता है, एक चिप्स लगी होती हैं, वो सब क्या हैं, वो सब इंटीग्रेटेड सर्किट्स ही हैं, एकीकृत परिपथ हैं जो कि कार्य को अंजाम देते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी साथ के साथ याद कर लेते हैं। फैक्ट्स लाइक 1970 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की स्थापना हुई, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम है, राजस्थान के एग्जाम में जो है इस प्रकार के जो फैक्ट्स हैं टॉपिक के साथ साथ में उन पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो फिर छोड़ना क्यों है, लगे हाथ इनको भी देख लेते हैं। 1970 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की स्थापना। 10 नवंबर 1994 को नीलेट क्या है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी स्थापना हुई। 2019 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी कब आई थी, 2019 में ये आई थी। इसके अलावा राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, रील जो है, ये राजस्थान की इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, यूनिट है, यानी कि राजस्थान सरकार के उपक्रमों में आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की वो कंपनी है। नाम क्या है, रील, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। कहाँ पे है ये, जयपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 में हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान दोनों का संयुक्त उपक्रम है। 1997 में इसको मिनी रत्ना कंपनी का दर्जा दिया गया। कौन कौन सी होती है, मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना, ये इनकी टर्नओवर के आधार पे अलग अलग कंपनी को दर्जा देते हैं। हमारी जो रील कंपनी है राजस्थान की इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये मिनी रत्ना कंपनी है 1997 से। ये 4 क्षेत्र के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट बनाने का कार्य करती है। लगे हाथ आप लोग भी एक कार्य कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और साथ में ही चैनल को शेयर भी कर दीजिए। तो कौन से कार्य करती हैं 4 क्षेत्र में, कृषि डेयरी, यानी कि
देखिए कृषि डेयरी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या काम होगा? कृषि और डेयरी में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है भाई, डेयरी के अंदर क्या किया जाता है, दूध को ला करके उसका प्रशीतन किया जाता है, बहुत ही लो टेम्परेचर तक उसको ठंडा किया जाता है, या कभी कभी बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। तो वो जो काम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की सहायता से ही होता है। यानी कि एक तो उसमें टेम्परेचर मापने के लिए सेंसर का प्रयोग हुआ, तो सेंसर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है। इसी प्रकार से कृषि के अंदर भी भूमि की आर्द्रता को मापना है, भूमि के अंदर उपस्थित कोई भी प्रकार का मिनरल है उसकी मात्रा को मापना है, तो वो सब भी किससे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट की सहायता से होते हैं। सोलर फोटोवोल्टेक जो है, यानी कि जो सोलर ऊर्जा के लिए जो पैनल्स बनाते हैं उनका निर्माण करना, आईटी सेक्टर में भी काम करती है, और अन्य नए प्रोजेक्ट जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। एक तो ये कंपनी हो गई। दूसरी जो है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, ये 1964 में स्थापित हुई थी, और ये भारत सरकार का उपक्रम है। ये राजस्थान और भारत सरकार दोनों का मिला के नहीं है, ये भारत सरकार का उपक्रम है, और स्थित कहाँ पे है? कोटा में, और 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। सो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स इन द साइंस। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।